चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ है। सबसे पहले उनका तारुफ कराती हूँ, फिर करती हूँ चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ दीप्ति रावत है, बीजेपी राज्य मंत्री हैं। आपका स्वागत है मैम टीवी 100 पर। दीप्ति रावत, तीरथ सरकार की पहली परीक्षा होगी, कैसे पार पाएंगे? देखिए, अब अभी तक जितनी भी परीक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी हैं और पार्टी ने जितने भी चुनाव लड़े हैं, लगभग हम सभी चुनावों में अच्छे बहुमत से जीते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निकाय हो। तो ये जो बाई इलेक्शन है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और जिस प्रकार से प्रदेश में काम हुए हैं और जनता को डायरेक्ट जो बेनिफिट है, जो अभी तक बिचौलियों को और बीच में ही कहीं चला जाता था और डायरेक्ट जिनको मिलना चाहिए था वहां तक पहुंचता नहीं था, आज जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो आज जो जनता है जिसको मिलना चाहिए उस तक पहुंच रहा है। उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, और लोगों के बीच में लोगों का एक भरोसा पार्टी पे के प्रति है। और सल्ट विधानसभा में भी मैं आपको उम्मीद के साथ, और मुझे उम्मीद है कि जो जनता है किसके काम को देखते हुए जनता बीजेपी को चुनेगी? त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम को देखते हुए या फिर तीरथ सिंह रावत के काम को देखते हुए जनता चुनेगी? देखिए, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के बदलने से या कुछ बदलाव होने से यहाँ हमारी पार्टी का कोई कुछ चीजें कम हुई हो, या जो हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं या जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं उनको हम साइड नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने काम किए हैं वो भी आज हमारे सामने है, वो भी उन्होंने पार्टी में के मुखिया होने के कारण ही कर पाए। और आज जो तीरथ सिंह रावत जी करेंगे वो भी पार्टी के मुखिया आज हैं हमारे, और सरकार के मुखिया हैं प्रदेश के। तो लेकिन दीप्ति जी, अगर वाकई बीजेपी आला कमान फैसले को लेकर संतुष्ट होते तो तीरथ सिंह रावत के आने के बाद फैसलों को बदला नहीं जाता। त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो फैसले थे, नहीं तो देखिए, वो तो अब सरकार का अपना एक नजरिया है और उनकी अपनी एक सोच है कि कुछ चीजें जिनको देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि जिनको बदलना चाहिए और उन चीजों को हमें था कि हमें देखिए, जब आपकी पार्टी ही उन चीजों को नहीं एक्सेप्ट कर पाई तो जनता कैसे एक्सेप्ट कर पाई, ये बताइए। देखिए, आप किन चीजों की बात कर रहे हैं? आपसे मैंने पहले चुनावों की बात करी, मैंने आपसे पंचायत चुनाव की बात करी, मैंने आपसे और चुनाव की बात करी। आप ये बताइए, वो चुनाव हम जीते हैं कि नहीं? हम चुनाव वो जीते हैं ना, तो वो किसके नेतृत्व में जीते हैं? उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस टाइम भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ही उस वक्त मुख्यमंत्री थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जी जो पहले थे उन्होंने हर काम जो किया वो कोई उससे खुश नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ काम हो सकते हैं ऐसे कंट्रोवर्शियल, कुछ चंद काम ऐसे हो सकते हैं जिनसे कुछ नाराजगी हो, कुछ लोगों को तो इस नाराजगी को बीजेपी कैसे दूर करेगी, ये बड़ा सवाल है। उपचुनाव एक बड़ी परीक्षा है तीरथ सिंह रावत के लिए। देखिए, वो जनता की नाराजगी को भी दूर करना, संगठन को मजबूत करना, विधायकों की नाराजगी को भी दूर करना, अंतरकला है पैदा जो हुई है उसे भी हटाना मिटाना, ये तमाम चुनौतियां मानती हैं जो उत्पन्न हुई है त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में। जी। देखिए, ये चीजें जो उस वक्त जो पैदा हुई हैं, ये लगातार ये चीजें नहीं है, मैं आपको यही कह रही हूँ। ये कुछ और भी कारण होते हैं, कुछ इंटरनल भी पार्टी के विषय होते हैं जिसके कारण निर्णय लिया गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जनता ये चाहती थी कि ऐसा कोई निर्णय हो। जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा है, अपने विधायकों को चुनकर भेजा है। अब हाँ, विधायक लोग क्या चाहते हैं या उनके अंदर क्या था वो जरूर कोई मैटर हो सकता है, लेकिन जहां तक जनता की बात है, जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश थी और खुश है, और आगे भी जनता के लिए इसी प्रकार के काम होते रहेंगे और लाभकारी काम होते रहेंगे। तो जनता देखिए, कांग्रेस विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि ये विधानसभा उपचुनाव की डेट जो आई है सल्ट की, उसके बाद लोकसभा आम चुनाव की डेट आएगी उपचुनाव की। ये कहा है विपक्ष ने। क्या बीजेपी चुनाव करती रहेगी, चुनावी सभा करती रहेगी या फिर विकास भी करेगी? किस पर ध्यान देगी? ये तो चुनावी साल है।
देखिए, मैं विपक्ष की ऐसी बातों पे जो बेबुनियाद हो उनको मुझे लगता नहीं कि कोई आंसर करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम चुनाव नहीं कराएंगे तो ये कहेंगे कि चुनाव नहीं कराएगी, ये तो चुनाव से दूर हट रहे हैं, ये तो चुनाव से भाग रहे हैं। और अगर चुनाव कराएंगे तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो केवल चुनाव ही कराते रहेंगे, विकास कब करेंगे। देखिए, इनको तो चित भी मेरी पट भी मेरी, और आगे क्या मैं आपको इसके आगे बोलूं। तो ये तो बेसिकली उनको केवल विरोध की राजनीति देखिए विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। मुझे तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है नेतृत्व परिवर्तन कम से कम क्यों किया गया? 4 साल क्या जनता के साथ छलावा किया गया है? कम से कम इस तरीके से करना चाहिए ऑपोजिशन को। नहीं तो विपक्ष का ये कहना है कि 4 साल के बाद नेतृत्व परिवर्तन किया क्यों गया? क्या जनता के साथ छलावा हुआ है 4 साल तक और आगे भी होगा परिवर्तन के बाद? देखिए 4 साल तक जो काम हुए हैं, अगर आप मुझसे काम पूछना चाहती है तो मैं आपको लगातार काम नहीं, सवाल ये मैं नहीं कर रही हूँ, विपक्ष कर रहा है। नहीं तो मैं वही कह रही हूँ, वही मैं विपक्ष और जितनी जनता जो सुन रही है इस वक्त इस मीडिया को, चैनल को हमारे, मैं उन्हीं को कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जो काम किए हैं उनसे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं हमारे पास। वो तो बहुत अच्छे लाभकारी काम हमें मिले हैं, चाहे वो होम स्टेज की योजना हो, चाहे हमारी अभी रिसेंटली एक नई योजना लागू की हमने कि किस प्रकार से घसियारी योजना हमने की कि जो महिलाओं के जो सर का बोझ है वो किस तरीके से उस बोझ को कम किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा। उन्होंने सोचा कि कैसे जो महिलाएं कई बार पहाड़ से गिर जाती हैं, जंगलों में पेड़ों से गिर जाती हैं, किसी की कभी कमर टूट जाती है, कोई अपनी जान से जाती है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो महिलाओं के लिए होनी चाहिए। ऐसी हमने योजनाएं निकाली। अभी 6 फरवरी को आपकी जानकारी में होगा कि हमने किस प्रकार से ब्याज मुक्त ऋण हमने लोगों को दिया और छोटा छोटा ऋण दिया, जो किसान है उनको दिया, 1 लाख का दिया, 2 लाख का, 3 लाख के ऋण हमने उनको दिए, ब्याज मुक्त ऋण दिए। तो इस प्रकार से इतनी सारी और अच्छी योजनाएं, प्रसादम योजना हमने निकाली और आप आज देखिए, आज जो रेल है आज पहाड़ में चढ़ने जा रही है, जो कभी अंग्रेजों ने पहाड़ में चढ़ाई और उसके बाद जो दार्जिलिंग और शिमला तक आई, उसके बाद कहीं पहाड़ पर रेल नहीं चढ़ी। आज मोदी सरकार जो है, हमारी केंद्र सरकार, आज तो फिर जनता नाराज क्यों है? ये इससे पहले भी आपने एक्सेप्ट किया दीप्ति जी, जनता नाराज क्यों है? साधु संत नाराज क्यों है? देखिए, आप जनता से पूछिए ना, आप तो केवल ऑपोजिशन से पूछ रहे हैं और आप स्वयं से बोल रहे हैं। आप जाके जनता से पूछिए। जनता, मैं आपसे क्या बता रही हूँ, देखिए जनता अगर नाराज होती है तो अपना गुस्सा वोट के जरिए प्रकट करती है। लेकिन पिछले जितने चुनाव रहे, हम हर चुनाव में जीते। तो आप ये बताइए ना, जनता नाराज है कहाँ? ये अगर नाराज है तो वो इन कांग्रेस को वोट करती क्यों नहीं है, ये बताइए ना। वो फिर से भारतीय जनता पार्टी, चलिए कांग्रेसी से पूछ लेते हैं। मेरे साथ कांग्रेस नेता, ठीक है दीप्ति जी, मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस नेता राजपाल सिंह हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है राजपाल जी टीवी 100 पर। राजपाल जी, आपने सुना होगा दीप्ति जी को, लेकिन मेरा सवाल इसी के साथ है, जो सल्ट विधानसभा की सीट है, बीजेपी के विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, ऐसे में इमोशनल वोट को विकास के वोट में कैसे तब्दील करेंगे आप? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ टीवी 100 का, और ये भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 4 साल हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनकी उपलब्धियां हमारी मैडम दीप्ति रावत जी बता रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा दीप्ति जी को कि 4 साल तक के चुपचाप जो सरकार चली है, साइलेंट मोड पर सरकार ये चली है, तो सरकार क्या साइलेंट मोड पर ठीक चलती है या लोगों की योजनाओं को संचालित करने से चलती है, बेरोजगार को रोजगार देने से चलती है, किसानों को किसानी दे करके चलती है, मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए चलती है? आज भी मुझे बताइए कि 4 साल के अंदर आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक काम आप हमें बता दीजिए कि जो उत्तराखंड विकास के लिए किया हो। दूसरे से आपने देखा होगा हमारी 5 साल सरकार रही है 2012 से लेकर 2017 तक, और हमारे मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री हरीश रावत जी। 3 साल के अंदर आदरणीय हरीश रावत जी ने जिस तरह से छोटी सी लेकर के बड़ी बड़ी योजनाओं को संचालित करने का काम किया है, कार्ड गढेरे तक के जो सिपलीगर उनकी पेंशन बनवाने का काम किया, सिर्फ योजना
उन्होंने चलाई है, तो आप ये देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अब तक कोई ऐसी योजनाओं का संचालन किया है जो इस उत्तराखंड में चली हो। मैं दीप्ति जी से ये पूछना चाहता हूँ। नहीं तो दीप्ति जी का कहना है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काम नहीं किया होता तो बीच में जो चुनाव हुए हैं वो उसमें बीजेपी की जीत भी नहीं होती। जनता फिर नाराज, अगर जनता नाराज है तो कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देती जनता? देखिए अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो 4 साल के बाद अभी 10 महीने 11 महीने सिर्फ चुनाव के रह रहे 2022 के, तो उनको हटाया गया क्यों? पहला सवाल मेरा यह है कि और जनता पूछना चाहती है कि 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने रहे अब तक, इनको हटाने का क्या कारण है? ये जनता का एक सवाल है। ये हमारा भी एक सवाल है कि ये क्यों इनको हटाया गया? ऐसी क्या बात थी, ऐसा कौन सा कारण है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हटाया गया है? मैं दीप्ति जी से यही पूछना चाहता हूँ। चलिए ये सवाल है आपका, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राज्यपाल जी, इमोशनल वोट को कैसे विकास के वोट में तब्दील करेंगे आप? देखिए परिवर्तन संसार का नियम है और संघ का जो उपचुनाव है जो ये 17 अप्रैल को होने जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संघ के विधानसभा के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उन्होंने ये समझ लिया है कि जिस तरह से त्रिवेंद्र सरकार 4 साल काट के 10-11 साल हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है निकालेंगे, काम कुछ नहीं होना, तो विकास के नाम पर कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। जो भी हमारा प्रत्याशी होगा संघ का, उसको दिलाने का काम संघ की विधानसभा करेगी। चलिए दीप्ति जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो सवाल राज्यपाल सिंह जी ने किया है उस सवाल का जवाब, साथ ही साथ मेरा सवाल ये है, आपने कहा जनता नाराज होती तो कांग्रेस को क्यों नहीं वोट देती, लेकिन गैरसैंण में कमिश्नरी बनाए जाने को लेकर जो जनता में आक्रोश है, क्या इस आक्रोश का असर उपचुनाव पर पड़ेगा? देखिए जो भी इस पर निर्णय लेना है मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि समय रहते जरूर लेंगे भी, और जरूरी नहीं है हर व्यक्ति इससे नाराज है। हाँ, कुछ स्थान के लोग ऐसे हैं, स्थानीय लोग, जिनको इसमें आपत्ति थी कि हमें वहाँ क्यों इंक्लूड किया गया, लेकिन मुझे लगता है उसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री जी तक है और वो इस पर निर्णय लेंगे, जो भी उचित उन्हें लगेगा इस पर। तो जवाब दीजिए कांग्रेस नेता का, जो उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री आखिर क्यों बदला गया। आप एक रीजन बता दीजिए और 1 साल के कार्यकाल बता दीजिए उन्होंने क्या किया है। देखिए मैंने तो आपको अभी सारे काम मैंने तो आपको सुनाए, अभी तो समझाए सारे, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो मैं आपको अभी गिना सकती हूँ कि किस प्रकार से हमारे यहाँ, मैंने अभी तो बताया कि हम 6 तारीख को, अभी तो 1 महीना पहले ही हम लोग हर ब्लॉक में जाके हमने लोन, करोड़ों रुपए का लोन इस पूरे प्रदेश में दिया है लोगों को अपना स्वयं स्वरोजगार करने के लिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बहुत अच्छे हमने बहुत सारी योजनाएं निकाली और जिसका लाभ जो है यहाँ पे जो युवा पलायन करके आए उन्होंने उसका लाभ उठाया भी उन लोगों ने। तो आयुष्मान योजना जो इस प्रदेश की, मैं कहूंगी कि अटल आयुष्मान योजना, जो किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की योजना नहीं है जहाँ पे एपीएल को भी जो हेल्थ बेनिफिट है, जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो मिल रहा हो, क्योंकि पूरे देश भर में ये योजना बीपीएल परिवारों के लिए है, एपीएल के लिए नहीं है। उत्तराखंड ही एकमात्र पहला ऐसा राज्य हुआ जहाँ उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी है, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास थी। स्वास्थ्य विभाग त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास था, बावजूद इसके स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हुए हैं, विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए, जनता की नाराजगी भी देखी गई, कोविड-19 की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर दुरुस्त नहीं रही। तो ऐसे में क्या सिर्फ आयुष्मान कार्ड को देखते हुए जनता आपको वोट दे देगी? देखिए, आप अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो आपकी बहुत, मुझे लगता है, या तो जानकारी में कमी है या आपको मालूम नहीं है कि उत्तराखंड सड़कों पर उतरता है 4 सालों में कोविड-19 के दौरान आप अपनी उपलब्धियां गिना दीजिए कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं आपको वही बता रही हूँ, इन 4 साल की ही उपलब्धियां और कोविड के समय की उपलब्धि आपको बता रही हूँ कि इस प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी 17 में, तो केवल 1000 हमारे पास यहाँ पर चिकित्सक थे, यहाँ पर हमारे पास जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो थे, लेकिन आज हमारी जो डॉक्टर्स की संख्या है वो 2000 से ऊपर जा चुकी है, डबल से ज्यादा हम उनको कर चुके हैं।
दूसरा, आपने कहा कि कोविड-19 के टाइम पे आप देखिए कि वेंटिलेटर्स की संख्या हमने कम से कम 5 गुना और 6 गुना बढ़ाई है। उसके बाद आप ये देखिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, जो जिले का जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें आईसीयू की व्यवस्था जो कि नहीं थी, जहाँ पे कि वेंटिलेटर और आईसीयू की सारी व्यवस्थाएं वहां पर हो, वो इस सरकार ने करी है, जो इससे पहले नहीं थी, 2017 से पहले। तो आप क्या बात करें। और कोविड-19 में अगर हम बात करें तो हमारे प्रदेश ने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करी है। जिस प्रकार से हम महाराष्ट्र को देखें, जिस प्रकार से हम दूसरे प्रदेशों को अगर देखें, तो उत्तराखंड राज्य ने तो बहुत अच्छा अपने यहाँ जितने लोगों को हमें जो करना चाहिए था, जिस प्रकार से उनको चाहे क्वारंटाइन की व्यवस्था थी, चाहे बाकी व्यवस्थाएं थी, बहुत अच्छी तरह इस प्रदेश ने उसको किया है। तो मुझे लगता नहीं है कि हेल्थ में और कोविड के समय में अगर आप कुछ कह रहे हैं, तो मैंने आपको ये सारी चीजें गिना दी हैं जो इस प्रदेश ने की है। और अटल आयुष्मान तो है ही, गिना तो दिया है। आप क्या चाहिए आपको सबूत? आपने अभी कहा था ना जी। राज्यपाल जी जवाब दीजिए। जी मैं दीप्ति रावत जी से ये एक सवाल मैंने किया था कि वीरेंद्र सिंह रावत जी को हटाना का कारण है। हमारे दीप्ति रावत जी ने कोई उसके बारे में समझता हूँ कोई जवाब सही नहीं दिया है। 4 साल समय गुजर चुका है। सर आप आखिर कब तक इस सवाल का जवाब मांगते रहेंगे? आपको जवाब वैसे ही मिलेगा। सवाल का जवाब तो दीप्ति रावत जी को देना चाहिए था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह स्वास्थ्य की और उसकी बातें कर रही है हमारी दीप्ति रावत जी, मुझे ये बताइए जब कोविड-19 जो शुरू हुआ है पिछले साल और 21 तारीख को लॉकडाउन जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था, जो आज यहाँ की हिंदुस्तान की जनता थी वो कहाँ किस तरह तो वो भटकी और रास्ते में जाते हुए उनकी कितने लोगों की उनकी मौत हुई, ये सब आप लोग जानते हैं। और किसी को सुविधा मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। आपको ये शायद सब जानकारी है। तो इसको दीप्ति रावत से मैं पूछना चाहता हूँ, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, आप सिविल हॉस्पिटल में, किसी भी सिविल हॉस्पिटल में उत्तराखंड के आप जाइए, कोई भी सुविधा है किसी गरीब जन के लिए नहीं है। गरीब जन वहाँ भटकता है। हमारे मैं झगड़ा विधानसभा से चुनाव में लड़ा हूँ 2017 का, और हमारी रुड़की जो सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ की मुझे पूरी तरह से जानकारी रहती है। लोग मरीज जो है वहाँ के जो पेशेंट्स है वो जिस तरह से वहाँ घूमते हैं, दर दर भटकते हैं डॉक्टरों के, कोई डॉक्टर उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। तो स्वास्थ्य विभाग क्या काम कर रहा है? कोई स्वास्थ्य विभाग को कोई किसी तरह का सरकार का कोई दबाव नहीं है, कृषि पर कोई दबाव नहीं है। वो बिल्कुल लापरवाह है। कोई भी काम किसी तरीके का उत्तराखंड सरकार में या भारतीय जनता पार्टी में हो रहा हो तो मुझे बताएं। दीप्ति जी, लाख यहाँ पर खामियां गिना दी है राज्यपाल जी ने और कहा है कि कहाँ किसको लाभ मिला है। खैर मेरा एक सवाल है, इसका भी जवाब दीजिएगा जो राज्यपाल जी ने कहा। लेकिन अब आ जाते हैं सल्ट उपचुनाव को लेकर, सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर। ऐसे में आप और यूकेडी ये तीसरा विकल्प भी सामने आ रहा है, तो इसे कैसे देखती हैं दीप्ति जी? क्या ये चुनौती दे रहा है बीजेपी को विकल्प? देखिए, आपको मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली से बाहर जहां भी आपने अपनी कोशिश की है कुछ करने की, मुझे लगता नहीं कि उनको कुछ हाथ लगा है, क्योंकि उनकी जो काम करने की नीति है वो अलग तरीके की है और उत्तराखंड एक अलग प्रकार का राज्य है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर उनको कोई भी सफलता या कोई भी उन्हें थोड़ी सी आशा भी उनको मिलने वाली है। तो मुझे लगता नहीं कि उनको बहुत कोई सीरियसली उनको लेना चाहिए। लेकिन 70 की 70 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। देखिए, वो तो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट भी चले गए थे बनारस में लड़ने, लेकिन उनका क्या हाल हुआ था उसके बाद? क्या उन्होंने झांक के देखा बनारस को? क्या वो गए प्रयागराज? आप देखिए उनकी वो केजरीवाल क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मैं ये कहूंगी कि आप मुझसे पूछिए ही नहीं, क्योंकि हम उनके बारे में हम कोई कमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखिए वो कहीं है ही नहीं, जो चीज उतनी अस्तित्व में है ही नहीं, उसके बारे में ज्यादा बात क्या करनी है। तो और उनका काम हमें मालूम है दिल्ली से कि किस प्रकार से वो लोगों को ठगने का और झूठी सपने दिखाने का काम करते हैं, किस प्रकार से एक बड़ा सा माहौल बनाते हैं
किस प्रकार से झूठी बातें करते हैं कि हम तो बहुत ही सिंपल लोग हैं, हम तो वैगन आर में चलने वाले लोग हैं, हम तो बिना सिक्योरिटी के चलने वाले लोग हैं, हम तो इतने बड़े बड़े सरकारी बंगले ना लेने वाले लोग हैं। लेकिन ये सब कहने के बावजूद ये सभी चीजें करने वाले यही लोग हैं। तो देखिए इनके स्तर तक तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक नेशनल पार्टी है मैं कहूंगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस के भी प्रवक्ता है, तो उनको भी समझना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस को साफ करने का काम किया है इस पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं नुकसान अगर होता है आम आदमी पार्टी से कहीं पे भी छोटा मोटा, मैं कहूंगी अगर थोड़ा बहुत जो जिस प्रकार का वोटर इनके पास जाता है, तो वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान है। चलिए, कांग्रेस को नुकसान होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो हमारा कैडर का वोट है और वो हमें जरूर वोट करता है और उसको वो कभी इधर उधर जाता नहीं है। तो इस पार्टी को हम लोग सीरियसली लेते नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं कहूंगी। लेकिन जहां तक बाकी सब आप हेल्थ की हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो उसमें एक और चीज है कि जो एयर एम्बुलेंस हमारे सरकार द्वारा शुरू की गई और बहुत ज्यादा लोगों को उससे लाभ भी मिला और बहुत अच्छे मतलब कितने लोगों को की जान बची है। और मैं कहूंगी कि कांग्रेस को इस पर सोचना चाहिए कि किस प्रकार से पिछली सरकार जो हमारी थी, जब जनरल खंडूरी और निशंक जी मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम पे 108 एम्बुलेंस शुरू की गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, और 108 जैसी कांग्रेस की सरकार आई 2012 में वो ठप हो गई, वो कहीं कंडम हो गई, वो जंग खा रही थी और 108 का कोई सेवाएं प्रदेश को नहीं मिल पा रही थी, प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रही थी। आज उस 108 को हमने दोबारा रिवाइवल उसका किया, दोबारा उसको शुरू किया और लोगों को उसका लाभ मिलने लगा। ठीक है, 30 सेकंड का रिएक्शन। ठीक है, वक्त की कमी है मैम, 30 सेकंड का रिएक्शन राजपाल सिंह से चाहूंगी। राजपाल जी, दीप्ति जी का कहना है कि आप और यूकेडी जो तीसरा विकल्प है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। 30 सेकंड आपके पास। और आम आदमी पार्टी के बारे में, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो यहाँ चुनाव लड़ेगी उत्तराखंड के अंदर, जिस तरह केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि उन 70 की विधानसभा को चुनाव लड़ेंगे, इन्होंने दिल्ली का हाल देख लिया। जब दिल्ली में चुनाव हुए और केजरीवाल 63 सीट लेकर के आए और आम आदमी पार्टी वहाँ नंबर 1 की पार्टी बनी और आज सरकार दिल्ली में केजरीवाल की चल रही है। तो इसी तरह से वहाँ भी बीजेपी को नुकसान हुआ। कांग्रेस तो वहाँ पहले भी आप समझते हैं दिल्ली में क्या थी, लेकिन हमने 15 साल वहाँ जो है सरकार चली है कांग्रेस की, और दिल्ली के लोगों को कितना सा हमारे प्रति कितना उनके जो है खुशी है कि माननीय आदरणीय जो हमारी शीला दीक्षित थी, उन्होंने कितना काम किया। और ठीक है सर, यहाँ की बात, उत्तराखंड की बात अगर मैं करूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी तो सीधा भाजपा को नुकसान है। ठीक है, वक्त मेरे पास सर इतना ही है, माफी चाहती हूँ, आपको यहीं रोकूंगी। दीप्ति जी आपका भी शुक्रिया, रामपाल जी आपका भी शुक्रिया। अब चुनाव की तारीख का